Reincarnation of My Mysterious Husband. एपिसोड 3। मुंबई, पहाड़ी इलाका। मिष्टी जैसे ही वहां से जाने लगी, सत्या ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और इस बार वो उसे गुस्से से देख रहा था। मिष्टी उसके गुस्से को देखकर थोड़ा सा सहम गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। सत्या गुस्से से बोला, साला तू मेरी बात मानती क्यों नहीं? तू मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देती? ऐसा लगता है जैसे तेरे लिए मेरी बातें मायने नहीं रखती। साला मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि मेरे मरने से तुझे फर्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन तू है कि कोई जवाब ही नहीं दे रही। कितनी पत्थर दिल है रे तू बनगालन, मुझे नहीं पता था तू इतनी पत्थर दिल होगी। अगर तेरा दिल पत्थर है ना, तो अब ये सत्या भी तुझे पत्थर बनकर दिखाएगा। उसकी बात सुनकर मिष्टी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अगले ही पल सत्या ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। मिष्टी तुरंत बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? सत्या मुंह बनाते हुए बोला, वही जो तू करती है, जब तू मेरी बातें नहीं सुनती, जब तू मेरी बातों का जवाब नहीं देती, जब तू मुझे नहीं समझती, तो अब मैं भी तेरी बातों को क्यों ध्यान में रखूं? मैं भी तेरी बातें क्यों मानूं? मैं तो अपनी मर्जी करूंगा। मैं भी देखता हूँ किसके बाप में इतना दम है कि सत्या भाव को रोकेगा। उसकी बात सुनकर मिष्टी बस उसकी तरफ देखती रही और सत्या उसे सामने हवन कुंड की तरफ ले आया, जहां पर आग जल रही थी और पंडित जी बैठे थे। सत्या पंडित की तरफ देखते हुए बोला, जल्दी से मंत्र पढ़ पंडित, वरना मैं तेरे मंत्र पढ़ दूंगा। मिष्टी उसकी बात सुनकर पंडित जी की तरफ देख रही थी, जो इतना डर चुके थे कि उन्होंने मंत्र शुरू भी कर दिए थे। वो सत्या की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नीचे उतारिए। सत्या तुरंत बोला, नहीं उतारूंगा, जा कर ले जो करना है। मिष्टी की आंखों में अब नमी आ गई। वो एक बार फिर से बोली, मैंने कहा ना आप मुझे नीचे उतारिए। सत्या ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो गुस्से से बोला, ये अपनी आंखों में आंसू की टंकी शुरू करके मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। मिष्टी मासूमियत से बोली, प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए ना, मुझे आपसे कोई बात करनी है। एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए उसके बाद। सत्या ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे अपनी गोद से उतार दिया और गुस्से से बोला, एक तो मैं तेरी बात सुनूं, मैं तेरी बात मानूं, मैं तेरी ये बात समझूं कि लोग तुझे गलत बोलेंगे इसलिए मैं तेरे पास नहीं आऊं, लेकिन मेरा क्या? मिष्टी अगले ही पल उसके सीने से लग गई। सत्या एकदम हैरान रह गया। मिष्टी की आंखों में नमी थी। उसने अपने हाथ सत्या की पीठ पर रख रखे थे। वहीं दूसरी तरफ चंचल जो वहां छुपकर खड़ी थी, उसने तुरंत मिट्टी और सत्या की फोटो निकालना शुरू कर दिया। सत्या को फिलहाल उसके बारे में दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। वही चंचल उन दोनों की फोटो निकालते हुए बोली, अब आएगा मजा, मुझे मेरे घर से बाहर निकलवाया ना, मुझे मेरे मर्द के सामने नंगा कर दिया। अब मैं देखती हूँ कि तुम दोनों कैसे बचते हो। अगर पूरे मुंबई में मैंने तुम दोनों के नाम का जुलूस नहीं निकाल दिया तो मैं भी कुछ नहीं। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। वो जानती थी कि सत्या के आदमी किसी भी वक्त वहां पर पहुंच सकते हैं, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अब वो दिमाग से खेलने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ मिष्टी सत्या से अलग हुई और सत्या की तरफ देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ आपके दिल में जो फीलिंग्स है वो झूठी नहीं है। आप मुझसे सच में प्यार करते हैं, लेकिन आप मेरी बात मानने की कोशिश कीजिए मॉन्स्टर। जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। अगर आप बात करते हैं कि मुझे आपकी फिक्र है या नहीं, तो मुझे ये बताए, अगर मुझे आपकी फिक्र नहीं होती तो क्या मैं यहाँ पर आती? आपको पता है ना कारखाने से यहाँ पर आना कितना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मैं फिर भी आई। ये देखिए मेरे पैर। ये बोलते हुए उसने अपना पैर हल्का सा ऊपर की तरफ किया तो उसके पैरों के नीचे जख्म बन चुके थे। उसने छोटी सी हील वाली स्लीपर पहनी हुई थी, जिसमें उसे भगाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने रास्ते में ही अपनी स्लीपर्स निकाल दी थी और नंगे पैर भागते हुए वहां पर आई थी। सत्या ने जब उसके पैरों को देखा तो उसकी आंखें गहरी लाल हो गई। मिष्टी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है मॉन्स्टर, मेरे दिल में कुछ नहीं है। लेकिन एक बात आप मेरी कान खोलकर सुन लीजिए, आप जो चाहते हैं वो नहीं होगा। मिष्टी जान दे सकती अपनी, लेकिन अगर आप उसके मुंह से प्यार भरा इजहार सुनना चाहते हैं तो बेशक से जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए। आपकी बाहों में दम तोड़ दूंगी, लेकिन कभी आपसे इजहार नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर सत्या ने जोर से अपना हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ मिष्टी के गाल को छूता उससे पहले ही उसने वो हवा में रोक लिया था। लेकिन उसकी गुस्से भरी नजरें मिष्टी पर थी। मिष्टी रोते हुए बोली, बेशक से मार लीजिए, एक क्या कर थप्पड़ मार लीजिए। ये मिष्टी उफ तक नहीं करेगी, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए कि ये मिष्टी प्यार का इजहार नहीं करेगी तो मतलब नहीं करेगी, और आप इस मिष्टी की जिद नहीं तोड़ सकते। सत्या तुरंत उसके करीब हुआ और उसके कंधों को पकड़कर बोला, तू सच में पत्थर दिल है बंगालन। मिष्टी बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, अगर आपको लगती हूँ तो पत्थर दिल ही सही।
प्रेम सिर्फ शब्दों में ही तो नहीं होता, प्रेम तो मौन भी होता है ना मॉन्स्टर, अगर कभी समझ पाए तो समझ जाएगा। ये बोलकर वो तुरंत वहां से जाने लगी, लेकिन फिर जाते जाते रुकी और हवन कुंड की तरफ देखते हुए बोली, जो प्रेम करते हैं ना मॉन्स्टर, वो ऐसे जबरदस्ती शादी नहीं करते। उसकी बात सुनकर सत्या ने गुस्से से मुठ्ठियां कस ली थी। मिष्टी एक बार फिर से बोली, बाकी तो आपसे मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अगर आज आपको कुछ होता तो सांसें सिर्फ आपकी नहीं रुकती मॉन्स्टर। ये बोलते हुए उसका चेहरा और उसकी आवाज दोनों कांप रही थी। अब वो तुरंत एक पल रुके बिना वहां से भाग गई और इस बार भी उसकी भागने की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। उसके पैरों में पहले से जख्म थे और अब उसके जख्म और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वो नहीं रुकी। सत्या बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो तुरंत जीप में बैठा, क्योंकि पैदल जाता तो कोई फायदा नहीं था, लेकिन उसकी जीप से भी ज्यादा स्पीड इस वक्त मिष्टी की थी और मिष्टी कारखाने जैसे ही पहुंची, सत्या की जीप भी उसके पीछे पीछे वहां पर आकर रुकी। सत्या को वहां पर देखकर सब लोग एकदम से सहम गए थे। अब तक वहां पर सब बातें कर रहे थे, लेकिन सत्या को देखकर सब लोग काम पर लग गए थे। वही मिष्टी धीमे धीमे कदमों से अंदर की तरफ आए और आकर अपने काम वाली जगह पर जाने लगी, लेकिन अचानक ही सत्या उसे देखते हुए बोला, एक बार मेरे केबिन में आ बंगालन। मिष्टी ने पलटकर उसकी तरफ देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया। सत्या तुरंत अपने केबिन में चला गया और मिष्टी भी अब उसके पीछे पीछे उसके केबिन में आई। लेकिन जैसे ही वो केबिन में आई, उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने उसे सत्या कहीं नजर ही नहीं आया। वो थोड़ा सा आगे की तरफ आए और अगले ही पल केबिन का दरवाजा बंद हो गया। सत्या ने दरवाजा लॉक कर दिया था। मिष्टी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। सत्या उसके करीब बढ़ने लगा। मिष्टी उसे देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप ये मॉन्स्टर? अगर किसी ने देख। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सत्या ने उसके बिल्कुल पास आकर उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसे अपनी इंटेंस नजरों से देखने लगा। मिष्टी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अगले ही पल एक बार फिर से सत्या ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। मिष्टी तुरंत बोली, बच्ची नहीं हूं मैं जो बार बार गोद में उठाते हैं। सत्या भी जल्दी से बोला, आज तक मैं तुझे बच्ची समझ रहा था, लेकिन आज पता चला तू बच्ची बिल्कुल भी नहीं है। मिष्टी ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। सत्या उसे सामने लगे सोफे की तरफ लेकर आया और उसे सोफे पर लिटाकर खुद भी उसके पैरों के पास सोफे पर बैठ गया। मिष्टी तुरंत ऊपर की तरफ उठने लगी। सत्या ने उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसे रोक दिया। मिष्टी ने हल्की सी सिसकी भरी। सत्या जल्दी से बोला, कुछ और नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तुझे उठने से ही रोक रहा हूँ। मिष्टी बिल्कुल चुप रही। सत्या ने वही साइड में रखा हुआ मेडिकल बॉक्स निकाला तो मिष्टी को समझ आया कि सत्या क्या करना चाहता है। उसने सबसे पहले गीली कॉटन से मिष्टी के पैर साफ किए और फिर उन्हें हल्का सा चूम लिया। एक पल के लिए मिष्टी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने कपड़ों को मुट्ठी में जकड़ लिया, वो कांपने लगी थी। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, सच कहा था तूने, प्रेम शब्दों में नहीं होता, प्रेम तो मौन होता है। अब मैं तेरी चुप्पी ही तेरा प्रेम समझूंगा, बस तू ये वादा कर कि तू इन आंखों से ही मुझे अपना प्रेम जता देगी। उसकी बात सुनकर मिष्टी ने उस पर से अपनी नजरें नहीं हटाए और आंसुओं की कुछ बूंदें उसकी पलकों पर आकर ठहर गई। सत्या हल्का सा मुस्कुराया। अब उसने कॉटन और दवाई ली और उसके पैरों पर वो दवा लगाने लगा। मिष्टी को बहुत ज्यादा जल रहा था। उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे तो सत्या ने उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया और साथ साथ उनमें दवाई लगाने लगा और साथ ही साथ उन पर अपना प्यार भी बरसाने लगा। मिष्टी उसकी तरफ देख नहीं रही थी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा रखा था। सत्या ने जब उसके पैरों पर अच्छे से दवा लगा दी तो वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, तू थोड़ी देर यहीं पर आराम कर ले, जब सही हो जाएगा तो बेशक से घर चली जाना। मिष्टी ने ऊपर की तरफ उठते हुए कहा, कोई देखेगा तो बोलेगा, मैं थोड़ी देर काम करूंगी और उसके बाद घर चली जाऊंगी। सत्या जल्दी से बोला, लेकिन पैरों में चोट लगी है बंगालन। जिद क्यों करती है? अगर तुझे ये प्रॉब्लम है कि तू मेरे केबिन में रहेगी और लोग बातें करेंगे कि हम दोनों केबिन में क्या कर रहे थे, तो यहीं पर रुक, मैं यहाँ से बाहर चला जाता हूँ, लेकिन तू यहाँ से उठेगी भी नहीं। उसकी बात सुनकर मिष्टी बस उसकी तरफ देखती रही, ना उसने हाँ कहा और ना उसने ना कहा। उसके एक्सप्रेशंस देखकर सत्या उसके चेहरे पर झुका और फिर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसके माथे को चूमकर बोला, साला प्यार करता हूँ तुझे इसलिए तेरी बात मानता हूँ, वरना तेरी जगह कोई और होता ना तो मुंडी तोड़कर बात मनवा लेता मैं अपनी। तूने इस सत्या भाव को कमजोर कर दिया है। ये बोलकर उसने उसका चेहरा छोड़ दिया और वहां से जाने लगा। वो जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, मिष्टी पीछे से बोली, प्रेम कमजोर नहीं होता है, मेरे मराठा मुलगे।
प्रेम तो बहुत हिम्मत देता है, बस प्रेम होना सच्चा चाहिए। उसके शब्द सुनकर सत्या के कदम एकदम से रुक गए थे और उसने पलटकर हैरानी से मिष्टी की तरफ देखा। वो तुरंत मिष्टी के करीब जाने लगा, लेकिन मिष्टी ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और बोली, आप आए तो मैं चली जाऊंगी। सत्या गुस्से से बोला, तू साला एक बार मेरी बीवी बन, तुझे तो मोटे वाले डंडे से पीटूंगा मैं। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर चला गया, लेकिन बाहर आते ही सबसे पहले वो एक जगह पर खड़ा हुआ और उसने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया था। उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। मिष्टी के मुंह से मराठा मुलगा सुनना उसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मिष्टी मराठी में कभी उससे ऐसा कुछ कहेगी। हालांकि उसने प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन ये उसके लिए प्यार के इजहार से कम भी नहीं था। वो हंसते हुए बोला, प्रेम का तो पता नहीं, लेकिन तू कम बिल्कुल नहीं है मेरी बंगालन। ये बोलकर वो हंसा और फिर वहां से बाहर की तरफ चल दिया। वो अपनी जीप में बैठकर कारखाने से बाहर की तरफ आ गया था। दिन में वो अपने गॉड्स कम ही अपने आसपास रखता था। वैसे भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके आसपास भी भटकने की। तभी जीप ड्राइव करते हुए उसने शमशेर को कॉल किया। उसे जानना था कि उनके जिस एरिया पर अजीब सी एक्टिविटीज हो रही है, वो सब माजरा क्या है। पर जैसे ही उसने शमशेर को कॉल किया, उसे सामने की तरफ एक बूढ़ी औरत नजर आई जो सड़क पर गिरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी हवेली में साक्षी इस वक्त फोन पर बात कर रही थी। सामने से आवाज आई, बस आज एक बार हमारा प्लान पूरा हो जाए, उसके बाद बेशक से वो सत्या तेरे करीब आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साला किसको पता चलेगा कि उसने कभी तेरे साथ कुछ किया या नहीं। तू उसकी बीवी है, सब कुछ ऑटोमेटिकली तेरे नाम आ जाएगा, तुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। साक्षी डरते हुए बोली, लेकिन अगर वो बच गया तो। सामने वाला आदमी तुरंत बोला, मैंने कहा ना वो नहीं बचेगा। इस बार मैंने जो प्लान बनाया वो पूरा फुल प्रूफ है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। सत्या जीप रोककर सामने सड़क पर गिरी हुई बूढ़ी औरत की तरफ देख रहा था। उसने फोन डिस्कनेक्ट करके साइड में फेंका और फिर जीप से उतरकर उस बूढ़ी औरत के पास आया। वो जैसे ही उस औरत के ऊपर हल्का सा झुका और उसके कंधे को छूने लगा, कोई पीछे झाड़ियों की तरफ से निकला और अगले ही पल वो दबे पांव सीधा सत्या के पीछे आकर खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी जोर से सत्या के सिर पर मारी। सत्या के सिर पर वो लाठी लगती उससे पहले ही सत्या तुरंत उसकी तरफ घुमा और अगले ही पल उसने उस आदमी से वो लाठी पकड़ ली और जोर से उसके ही सिर पर मार दी। उसे आदमी की दर्द से चीख निकल गई और फिर अचानक ही सत्या को भी अपने सिर में जोरों से दर्द महसूस हुआ, क्योंकि एक आदमी और पीछे की तरफ से आया और उसने भी एक मोटी लाठी से सत्या के सिर पर वार कर दिया था। सत्या ने दर्द से एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और उसके सर से खून बहने लगा। उसने अब पलक झपकते ही उस आदमी की तरफ रुख किया और अपने हाथों में पकड़ी हुई लाठी से जोर से उसके कंधे पर मारा। वो आदमी तुरंत पीछे की तरफ हट गया। सत्या की आंखों के सामने एक पल के लिए धुंधलापन आ गया। सर पर लगी चोट काफी ज्यादा गहरी थी, इसलिए उसके कदम हल्के से लड़खड़ा गए थे। मुंबई। जैसे ही दूसरे आदमी ने सत्या के सिर पर वार किया, सत्या के सर से जोरों से खून बहने लगा। सत्या ने भी तुरंत फुर्ती दिखाते हुए उसके कंधे पर वार किया। वो आदमी पीछे की तरफ हट गया और सत्या के कदम भी लड़खड़ाने लगे। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा था। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। तभी वो आदमी जिसके कंधे पर सत्या ने वार किया था वो तुरंत बोला, आज तू यहाँ से बचकर नहीं जाएगा, आज तो तेरी मौत पक्का मेरे ही हाथों होगी। उस आदमी की बात सुनकर उसने नजरें उठाकर उस आदमी की तरफ देखा और बोला, सत्या सूर्यवंशी को कोई खत्म कर सके ऐसा इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। ये बोलकर उसने जोर से अपना हाथ घुमाया और अगले ही पल उस लाठी से उस आदमी का सिर बुरी तरह से घायल कर दिया। वो आदमी दर्द से चिल्लाया। जिसे पहले सत्या ने लाठी से मारा था वो नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और अब दूसरा आदमी भी नीचे जमीन पर गिर चुका था। सत्या उस आदमी की तरफ आया और फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, वैसे तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा, लेकिन सत्या को तुम्हारे जवाब की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो हर जवाब पहले से ही जानता है। ये बोलकर उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई लाठी जोर से ऊपर की तरफ उठाए और फिर अगले ही पल उस आदमी के मुंह पर जोर से किनारे से मारी। उस लाठी का किनारा सीधा उस आदमी के मुंह के अंदर धंस गया और अगले ही पल उसका मुंह दो फाड़ हो चुका था। सत्या गुस्से भरी नजरों से उस आदमी की तरफ देख रहा था और वही दूसरा आदमी जो पहले जमीन पर गिरा था, वो सिर्फ इतना सा नजारा देखकर ही डर से कांपने लगा था। वो अब धीरे धीरे पीछे की तरफ सरकने लगा। वो जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहता था,
लेकिन जैसे ही सत्या को उसके सरकने की आवाज आई, उसने तुरंत पलट कर पीछे की तरफ देखा और फिर अगले ही पल वो लाठी उस आदमी के मुंह के ऊपर से हटाकर उसने उस आदमी के सिर पर दोबारा मारी और इस बार उसका सर 2 टुकड़ों में बट गया। वहां पर खून ही खून फैला हुआ था। वो औरत जो वहां पर पहले बेहोश गिरी थी, अब वो वहां से गायब थी। सत्या की नजरें उस औरत को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। शायद मौका पाकर वो भाग चुकी थी। सत्या ने अब अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी जोर से नीचे जमीन पर फेंकी और फिर अपनी जीप की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। तभी दूर से आती हुई मिष्टी ने सत्या को इस तरह से देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो वापस घर की तरफ जा रही थी। अब वो भागते हुए सत्या के पास आई। सत्या लगभग से अपनी जीप के पास पहुंच चुका था। सत्या जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा, उसका पैर एक बार फिर से लड़खड़ाया और वो नीचे गिरने को हुआ, लेकिन मिष्टी ने जल्दी से उसे संभाल लिया। सत्या की आंखों पर भी खून लगा हुआ था जो अब सूखने लगा था। मिष्टी उसे संभालते हुए बोली, ये आपको क्या हुआ मॉन्स्टर? ये आपको चोट और ये दोनों आदमी? ये बोलते हुए वो उन दोनों आदमियों की तरफ देख रही थी जो जमीन पर नीचे गिरे हुए थे। सत्या हंसा और बोला, कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा खून खराबा मचाने का मन कर रहा था, तो बस वही है ये सब। मिष्टी गुस्से से बोली, खबरदार फालतू की बकवास की तो। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, ए मेरी बंगालन को गुस्सा भी आता है। मिष्टी जल्दी से बोली, अभी भी आपको मजाक सूझ रहा है? आपके सिर पर देखिए कितनी गहरी चोट लगी है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। सत्या तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं, हॉस्पिटल वाली चोट नहीं आए है, मैं अपने आप ठीक कर लूंगा, तू जा। मिष्टी रोते हुए बोली, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सत्या मुस्कुराए और बोला, काश ये बात तू यूं ही कह देती, पर कोई बात नहीं। अगर तू मेरी सर की चोट देखकर ये कहने को तैयार है तो बता मुझे और कहाँ कहाँ चोट लगवानी पड़ेगी तुझे अपने साथ रखने के लिए। उसकी बात सुनकर मिष्टी बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसने अपना हाथ सत्या के सीने पर रखा हुआ था जहां से उसकी धड़कनें उसे तेजी से बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। सत्या ने अपना चेहरा मिष्टी के चेहरे पर झुकाया। उसका माथा मिष्टी के माथे को छू गया और उसके सर से बहता हुआ खून मिष्टी की मांग पर लग चुका था। मिष्टी उसे संभालते हुए बोली, कहीं चोट लगवाने की जरूरत नहीं है आपको, प्लीज आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए ना। अभी वो बोल ही रही थी तभी सत्या की सीट पर रखा हुआ उसका फोन बजा। मिष्टी ने तुरंत फोन उठाया। फोन शमशेर का था। वो सामने से बोला, सत्या भाव आप ठीक तो है ना? मिष्टी रोते हुए बोली, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, प्लीज आप जल्दी से यहाँ जाए। सत्या ने तुरंत उसके हाथों से फोन लिया और बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, साला कोई बच्चा हूँ क्या मैं जो तुम लोग ऐसे कर रहे हो? जरा सी चोट लगी है, फालतू का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद संभाल लूंगा, तुझे आने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर उसने फोन डिस्कनेक्ट किया और फिर मिष्टी की तरफ देखने लगा। मिष्टी तुरंत बोली, मतलब आप मेरी बात नहीं मानेंगे? सत्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तेरी ही बात तो मानना चाहता हूँ। मिष्टी जल्दी से बोली, ठीक है मैं जा रही हूँ यहाँ से और कभी आपके सामने नहीं आऊंगी अब मैं। ये बोलकर जैसे ही उसने अपना चेहरा घुमाया और वहां से जाने लगी, सत्या ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठा लिया। मिष्टी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। सत्या के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन किसी तरह वो उसे उठाकर जीप की दूसरी तरफ लेकर आया और उसे अंदर बैठाने के बाद बोला, मुझसे अकेले से गाड़ी नहीं चलेगी इसलिए तू मुझे छोड़ने घर जाएगी, तू मेरे को इंस्ट्रक्शन देना और मैं गाड़ी को संभाल लूंगा। मिष्टी हैरानी से उसकी तरफ देखती रही और सत्या आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तुरंत मिष्टी का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। मिष्टी जल्दी से बोली, एक हाथ से गाड़ी ड्राइव करेंगे क्या आप? सत्या तुरंत बोला, नहीं वो मुझसे गियर संभाला नहीं जाएगा तो तेरी मदद ले रहा हूँ। ये बोलकर उसने अपना और मिष्टी दोनों का हाथ गियर बॉक्स पर रख दिया था। मिष्टी ने अब कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सामने की तरफ देखने लगी। जब जब सत्या की आंखें हल्की सी झपकती गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, लेकिन मिष्टी जल्दी से स्टीयरिंग पर अपना हाथ रख देती। वो सत्या की तरफ देख रही थी। वही सत्या जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि मिष्टी उसे देखे, वरना वो बस सामने की तरफ देखे जा रही थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी सूर्यवंशी हवेली के बाहर आकर रुकी और सत्या जीप से बाहर निकला। मिष्टी उसे लेकर अंदर की तरफ आई। उसका दिल इस वक्त जोरों से धक धक कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो सूर्यवंशी हवेली पहली बार आ रही थी,
वो बहुत बार हवेली आया जाया करती थी क्योंकि सत्या की अम्मा पुष्पा जी के पैरों में काफी दर्द रहता था और वो स्पेशली मिष्टी को अपने पास बुलाया करती थी ताकि मिष्टी उनके पैरों की मालिश करे, जिसके बाद उनके पैरों का दर्द जैसे एकदम से गायब हो जाता था। जैसे ही वो सत्या का एक हाथ अपने कंधे पर रखकर उसे अंदर की तरफ लेकर आए, अंदर हॉल में बैठी साक्षी की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से सत्या की तरफ देख रही थी। उसे लगा शायद सत्या नहीं बचेगा, लेकिन सत्या को जिंदा देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो गई थी और ऊपर से उसे मिष्टी के साथ यूं देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मिष्टी सत्या के काफी करीब थी और सत्या उसे भी अपने इतने करीब नहीं आने दिया करता था और ऊपर से उसे चंचल की बातें याद आने लगी थी। मिष्टी का बार बार घर आना और ऑफिस में भी सत्या का मिष्टी को अपने केबिन में बुलाना उसे गुस्सा दिला रहा था, लेकिन फिलहाल उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और वो तुरंत आगे की तरफ आए और सत्या को देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना। तभी पुष्पा जी जो वहां दूसरी तरफ बैठी थी वो भी जल्दी से सत्या के पास आए और फिक्र जताते हुए बोली, ये तुम्हें क्या हुआ सत्या, तुम्हारी ये हालत, तुम ठीक तो हो ना। मिष्टी ये क्या हुआ है सत्या को। ये बोलते हो उन्होंने मिष्टी की तरफ देखा। मिष्टी धीमे से बोली, पता नहीं अम्मा, मैं कारखाने से घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में मुझे ये इस हालत में मिले। मैंने इन्हें कहा था कि इन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है लेकिन ये घर आना चाहते थे, इसलिए मैं इन्हें यहाँ घर पर ले आई। अम्मा तुरंत बोली, ये तुमने बहुत सही किया, आओ सत्या तुम जल्दी से अंदर आओ। ये बोलते हुए अब उन्होंने दूसरी तरफ से सत्या को खुद पकड़ लिया था। मिष्टी और अम्मा सत्या को आगे की तरफ लेकर आए और साक्षी अपनी जगह पर खड़ी गुस्से से कांप रही थी। उसने तुरंत अपनी साड़ी में से अपना फोन निकाला और किसी को एक मैसेज कर अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। वही शमशेर भी तुरंत दरवाजे की तरफ से भागते हुए अंदर आया। उसके साथ ही डॉक्टर भी थे। अम्मा और मिष्टी दोनों ने सत्या को सोफे पर बिठा दिया था और अब डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। डॉक्टर सत्या की तरफ देखते हुए बोले, चोट काफी गहरी है सत्या भाव, मुझे लगता है आपको मेरे साथ हॉस्पिटल। डॉक्टर की बात पूरी होती उससे पहले सत्या बोला, तुझे इलाज करना है तो कर, वरना दफा हो जा यहाँ से। मेरे पास डॉक्टर की कमी नहीं है। ए शमशेर कहाँ से पकड़ कर लेकर आया है तो इसको भगा इसको यहाँ से। मिष्टी को सत्या पर इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो जल्दी से बोली, अच्छा चलो अब मैं घर चलती हूँ। उसकी धमकी सुनकर सत्या की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से डॉक्टर को बोला, तू यहीं पर ट्रीटमेंट कर देना यार, जो काटना फाड़ना है जल्दी कर। डॉक्टर जो पहले सत्या की डांट सुनकर पीछे की तरफ हट गया था, वो अब जल्दी से आगे आया और सत्या का इलाज करने लगा। मिष्टी हल्का सा मुस्कुराए, उसे सत्या की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। तभी अचानक से डॉक्टर बोले, मुझे थोड़ा गर्म पानी चाहिए, प्लीज आप जल्दी से मंगवा दीजिए। ये बोलते हुए उनकी नजर अम्मा की तरफ थी। अम्मा ने मिष्टी के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, जा मिष्टी तू रसोई घर में जा और जल्दी से गर्म पानी का पतीला लेकर आ। मिष्टी ने अपना सर हाँ में हिलाया और जल्दी से किचन की तरफ भाग गई। वही साक्षी की नजरें उस पर और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। वो भी जल्दी से मिष्टी के पीछे पीछे किचन की तरफ गई। सत्या ने फिलहाल अपनी आंखें बंद की हुई थी इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर उसके चेहरे पर थोड़ा झुके हुए थे। वहीं दूसरी तरफ मिष्टी ने आकर जल्दी से गैस पर पानी का पतीला रखा और उसके उबलने का इंतजार करने लगी। तभी साक्षी वहां पर आए और बोली, तुम्हें सच में सत्या रास्ते पर मिला था या फिर तुम पहले से ही सत्या के साथ थी। उसका सवाल सुनकर मिष्टी ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा। वो उसे सावलिया नजरों से देखते हुए बोली, मतलब मैं समझी नहीं आपकी बात। साक्षी शातिर मुस्कुराहट के साथ बोली, इतनी भी मासूम नहीं हो तुम जो मेरी बात ना समझ पाओ। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ है। जब सत्या पर अटैक हुआ तो तुम सत्या के साथ पहले से थी या फिर बाद में आई। मिष्टी तुरंत बोली, मैंने आपको बताया तो मैं कारखाने से घर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही साक्षी बोली, रहने दो, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। सब पता है मुझे, कैसे कारखाने में तुम्हारा ध्यान काम पर कम होता है और तुम सत्या के ऑफिस में ज्यादा रहती हो। मिष्टी जल्दी से बोली, आप मुझे गलत समझ रही। साक्षी उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम्हें क्या, तुम जैसी हर लड़की को कोई भी बीवी बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगी। देखो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अच्छी भली दिखती हो, अगर अपनी ये जवानी संभाल कर रखोगी तो किसी अच्छे घर में तुम्हारी शादी हो जाएगी। सत्या का क्या है, उसे तो मैं रोज खुश कर ही देती हूँ और अगर तुम्हें सत्या से कोई बख्शीश चाहिए तो तुम मुझे बताओ ना, मैं दिला दूंगी तुम्हें। तुम्हें उसके आसपास मंडराने की जरूरत नहीं है।
बिस्तर पर उसे बीवी का सुख पूरी तरह से मिलता है। तुम क्यों दूसरे मर्द के लिए अपनी जवानी खराब करती हो? ये बोलते हुए उसकी नजरें मिष्टी पर और भी ज्यादा गहरी हो रही थी और मिष्टी ने अब अपनी पलकें झुका ली थी। उसकी आंखों से आंसू बरसने को हो चुके थे और उसने अपना दुपट्टा अपने होठों पर रखा और तुरंत वहां से भाग गई। साक्षी ने उसे जाते हुए देखा। उसकी नजरों में मिष्टी के लिए कड़वाहट साफ नजर आ रही थी। वही मिष्टी रोते हुए सूर्यवंशी हवेली से बाहर निकल गई थी। साक्षी किचन में खड़ी जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम जैसे कांटों को साक्षी अपने रास्ते में नहीं आने देती। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सत्या के आसपास मंडराओगी, उसके साथ इश्क लड़ाओगी और मैं तुम्हें लड़ाने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अब से तुम्हारा इस हवेली में आना जाना बिल्कुल बंद। ये बोलते हुए उसने गैस बंद किया और फिर बाहर आकर एक नौकरानी को जल्दी से गर्म पानी बाहर लेकर आने को कहा। जैसे ही वो नौकरानी गर्म पानी बाहर लेकर आई, सत्या अब जिसकी आंखें खुली थी, वो तुरंत उस नौकरानी की तरफ देखकर बोला, मिष्टी कहाँ है? वो नौकरानी जल्दी से बोली, वो तो यहाँ से चली गई। उसकी बात सुनकर सत्या हैरानी से बोला, कहाँ गई? ये बोलते हुए उसकी नजर साक्षी पर थी जिसके चेहरे पर शातिर एक्सप्रेशन थे। सूर्यवंशी हवेली। जैसे ही उस नौकरानी ने आकर बताया कि मिष्टी तो वहां से जा चुकी है, सत्या का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। तभी उसकी नजर साक्षी पर गई जिसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। एक पल नहीं लगा उसे ये समझने में कि मिष्टी को वहां से भगाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ साक्षी का ही हाथ है। वो तुरंत वहां से उठने लगा। लेकिन डॉक्टर जल्दी से बोल, सत्या भाव प्लीज आप अपनी जगह से हिलिए मत, अभी मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, अभी आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा। सत्या और भी ज्यादा गुस्से से गहरी सांस लेने लगा। उसे यूं गुस्से होते देख शमशेर तुरंत बोला, कोई प्रॉब्लम है क्या सत्या भाव? सत्या ने नजरों ही नजरों में उससे कुछ कहा और शमशेर की आंखें अगले ही पल बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोला, मैं देखता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर चला गया। साक्षी के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। मतलब मिष्टी की इतनी परवाह कि उसके पीछे शमशेर को भेज दिया। साक्षी बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि सत्या के लिए शमशेर कितना खास है और वो उसे अपने खास कामों में ही भेजता है, और अगर वो किसी इंसान के पीछे भेज रहा है तो वो भी जरूर खास ही होगा। अब उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। दूसरी तरफ मिष्टी रोते हुए हवेली से बाहर निकल गई थी और पैदल पैदल अपने घर की तरफ भाग रही थी। तभी एक जीप उसके सामने आकर रुकी। एक पल के लिए मिष्टी एकदम से डर गई। शमशेर जल्दी से जीप में से बाहर आया और फिर मिष्टी के सामने आकर बोला, मिष्टी तुम प्लीज जल्दी से जीप में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मिष्टी गुस्से से बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप जा सकती हूँ। आप जाए अपने सत्या भाव के पास, उन्हें आपकी जरूरत है। शमशेर तुरंत बोला, सत्या भाव के पास फिलहाल बहुत सारे लोग हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ने के लिए आया हूँ। तुम प्लीज जल्दी से जीप में बैठो, उसके बाद मुझे वापस सत्या भाव के पास जाना भी है। मिष्टी गुस्से से बोली, मैंने कहा ना मैं अकेली चली जाऊंगी, तो आपको सुनाई नहीं देता क्या? आप जाए यहाँ से, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो अपने घर नहीं जा सकती। गलती मेरी ही है जो मैं इन सब पचड़ों में पड़ी, मुझे मॉन्स्टर। बोलते बोलते वो रुक गई थी। उसने अपना चेहरा झुका लिया। शमशेर उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, मुझे अपना भाई समझो, तुम मुझे अपने दिल की बात कह सकती हो। बेशक से अगर कहोगी तो वो बातें मैं सत्या भाव को भी नहीं बताऊंगा, वो हमारे बीच ही रहेंगी। मिष्टी गुस्से से बोली, न ही मुझे किसी को अपना भाई बनाना है और न ही मुझे किसी के बारे में कोई बात करनी है। आप यहाँ से चले जाए और अगर नहीं जाना तो यहीं पर खड़े रहिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गई। शमशेर ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो न ही मिष्टी के साथ जबरदस्ती कर सकता था और न ही उसे अकेला छोड़ सकता था, इसलिए उसके पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जीप को वहीं पर छोड़कर पैदल पैदल उसके पीछे चलना। मिष्टी के पैरों पर चोट लगी हुई थी, ये साफ पता चल रहा था। दर्द से उसकी जान निकल रही थी, लेकिन ना वो शमशेर की जीप में बैठी और ना ही शमशेर ने उसे छोड़ा। वो पैदल पैदल ही उसे घर तक छोड़कर गया और फिर वापस अपनी जीप के पास आकर जीप लेकर वहां से निकल गया। वहीं मिष्टी घर आते ही अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उसे रोना आ रहा था, लेकिन किसी के सामने वो अपने आंसू भी नहीं दिखा सकती थी, इसीलिए अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी एकदम से हर्षाली की आवाज आई, बड़ा टाइम लगा दिया तुमने आज कारखाने में, कहाँ थी इतने वक्त तक? उसका सवाल सुनकर मिष्टी के कदम वहीं रुक गए। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, पैरों में चोट लग गई थी इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। हर्षाली हंसी और बोली, ये सही है तुम्हारा, पहले ही बता रही हो कि पैरों में चोट लगी है ताकि मैं तुम्हें कोई काम ना कहूँ, कामचोर तो बड़ी हो तुम।
मिष्टी तुरंत बोली, मैंने कब कहा कि मैं कोई काम नहीं करूंगी। मैंने बस बताया है कि मेरे पैरों में चोट लगी है। वो तो मैं भी जानती हूँ कि दर्द की फिक्र उन लोगों को होती है जो इंसान हो। जो इंसान रहे ही नहीं उन्हें क्या ही किसी का दर्द महसूस होगा। ये बोलकर वो अब अपने कमरे में जाने लगी। हर्षाली ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि तू मुझे इतना एटीट्यूड दिखाती क्यों है। समझती क्या है तू खुद को? कहीं की महारानी है क्या? मेरे सामने जुबान चलाती है, मुझे आंख दिखाती है। आखिर चल क्या रहा है तेरी जिंदगी में? ये बोलते हुए उसकी आंखों में शक साफ नजर आ रहा था। मिष्टी उसकी नजरों को पढ़कर हैरान रह गई। वो नहीं चाहती थी कि हर्षाली को उस पर और सत्या पर कोई शक हो, इसलिए वो जल्दी से बोली, कुछ कुछ भी तो नहीं चल रहा। हर्षाली व्यंग्य से बोली, तू मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। मिष्टी का दिल अब और भी ज्यादा घबराने लगा। तभी वीर वहां पर आया और बोला, क्या हुआ? कौन किसे बेवकूफ बना रहा है? उसका सवाल सुनकर मिष्टी और भी ज्यादा डर गई। लेकिन तभी हर्षाली हंसी और बोली, कुछ भी नहीं। वो क्या है कि मैं मिष्टी से बोल रही थी कि वो अपने कमरे में जाए। मैं उसके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। उसके पैरों में चोट लगी है, लेकिन वो है कि मुझे बोल रही थी कि उसे दर्द नहीं हो रहा। बताइए जरा, आप ही बताइए कि अगर पैरों में चोट लगी हो तो दर्द नहीं होता क्या? वीर हैरानी से मिष्टी की तरफ देखते हुए बोला, तेरे पैरों में चोट लगी है क्या? मिष्टी कोई जवाब दे ही नहीं पाई। वीर गुस्से से बोला, पैर दिखा अपने। उसकी बात सुनकर मिष्टी ने अपने पैर वीर के सामने किए। वीर हैरानी से बोला, ये तेरे पैरों में इतनी चोट कैसे लगी? मिष्टी कांपती हुई आवाज में बोली, वो मैंने गलत सैंडल पहन लिए थे। उसकी वजह से पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने सैंडल उतार कर सड़क पर चली, उसकी वजह से बस। वीर को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिर वो थोड़ा नॉर्मल होकर बोला, अच्छा चल ठीक है, जा तू अपने कमरे में जा। हर्षाली चाय बना देगी तेरे लिए, लेकिन शाम का खाना तू खुद बना लेना। मुझे हर्षाली को लेकर बाहर जाना है। उसकी बात सुनकर मिष्टी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और तुरंत अपने रूम में आ गई। रूम में आते ही उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और एक गहरी सांस ली। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे थे। साक्षी ने उसे जो बातें कही वो उसके कानों में अभी तक गूंज रही थी। उसे बस इसी बात का डर था कि कोई उसे ऐसी नजरों से ना देखे, और खुद साक्षी ने ही उसे जो बातें सुनाई, वो सुनकर उसे खुद पर ही शर्म आई कि उसने क्यों सत्या को वो बातें कही, जिससे सत्या को और भी ज्यादा हवा मिले, जिससे सत्या उसके और भी ज्यादा करीब आए। वो क्यों सूर्यवंशी हवेली गई, और वहां पर ना जाती तो ना ही उसे साक्षी की बातें सुननी पड़ती। रोते हुए कब 10-15 मिनट बीत गए उसे पता ही नहीं चला। तभी अचानक से दरवाजा नॉक हुआ। दरवाजा बजने की आवाज सुनकर मिष्टी एकदम से होश में आए और उसने जल्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ कर दरवाजा खोला। सामने ही हर्षाली चाय की ट्रे लेकर खड़ी थी। उसे देखकर मिष्टी हैरान हुई। उसे लग रहा था कि शायद हर्षाली वीर के सामने ड्रामा कर रही है। वो उसके लिए चाय नहीं लेकर आएगी, लेकिन वो सच में उसके लिए चाय लेकर आ चुकी थी। मिष्टी तुरंत उसके हाथों से वो ट्रे लेने लगी, लेकिन तभी हर्षाली बोली, अरे मुझे अंदर तो आने दे। मैं सिर्फ तेरी चाय नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि अपनी भी चाय लेकर आई हूँ। मुझे भी तो तेरे साथ चाय पीनी है। वो क्या है ना, आज मन कर रहा था तेरे साथ दो चार बातें दिल की खोलने का। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वो बात अलग है, अब तू मेरी नंद बन चुकी है, लेकिन मेरे लिए तो तू अब भी मेरी दोस्त है मिष्टी। ये बोलते हुए वो अंदर की तरफ आ चुकी थी। वही मिष्टी उसका बदला हुआ रूप देखकर हैरान थी। वो अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए बोली, तुम चाय पियो, तब तक मैं कपड़े चेंज करके। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही हर्षाली उसके पास आए और उसके हाथों से वो कपड़े लेकर नीचे पटकते हुए बोली, ये कपड़े तुम बाद में बदल लेना, अभी बहुत वक्त है। तुम पहले इधर आओ और चाय पियो। ये बोलते हुए उसने मिष्टी को सामने कुर्सी पर बिठा दिया और फिर अपने हाथों से चाय उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। मिष्टी सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। तभी हर्षाली बोली, क्या हुआ? हैरानी हो रही है कि मैं इतना बदल कैसे गई? अगर तू मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकती है तो क्या मैं तेरा उस ड्रामा में थोड़ा साथ नहीं दे सकती? तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे कुछ छुपा लेगी? बिल्कुल भी नहीं। तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं मिष्टी, तेरे एक्सप्रेशंस पढ़ने में बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। अब जल्दी से बता तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, वरना तू सोच भी नहीं सकती मैं तेरे साथ क्या करूंगी। उसका सवाल सुनकर मिष्टी उसकी तरफ देखती रह गई। जो उसे ऐसे ही इतनी धमकी दे रही थी, सत्या के बारे में जानकर तो वो पता नहीं उसका क्या ही हाल करती। इसलिए वो जल्दी से बोली, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा। तभी अचानक से हर्षाली बोली,
सत्या भाव, आए आए अंदर आइए। उसकी बात सुनकर मिष्टी एकदम चौंक गई और उसने जल्दी से पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था ये सोचकर कि सत्या सीधे उसके घर में इस तरह से आया और वो भी उसके कमरे में। वही उसके उड़े हुए रंग देखकर हर्षाली के चेहरे की शातिर मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो मिष्टी के करीब आकर उसके ऊपर झुकी और बोली, अब भी तू मुझे यही कहना चाहेगी कि तेरी जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा? तेरे और सत्या भाव के बीच कुछ भी नहीं पक रहा। मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बोलते हुए उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने नाक से स्निफ करने लगी। उसकी बातें सुनकर मिष्टी अब कांपने लगी थी। चाय का कप जो उसके हाथ में था अब उसे किसी जहर के प्याले की तरह लग रहा था। हर्षाली हंसी और पीछे की तरफ हटते हुए बोली, मतलब तू तो बड़ी चालाक निकली यार। तूने तो सीधा सत्या भाव को अपने शिकंजे में फंसा लिया। मुझे तो लग रहा था कि कारखाने में कोई अच्छी खासी तनख्वाह वाला तू अपने जाल में फंसाएगी, लेकिन तूने तो सीधा कारखाने का मालिक ही फंसा लिया। उसकी बात सुनकर मिष्टी तुरंत बोली, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर्षाली हंसते हुए बोली, तुमने तो इतना भी नहीं सोचा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा मर्द है। अरे जरा इतना तो सोचती कि अगर लोग तुझे उसके साथ देखेंगे तो तुझे क्या कहकर बुलाएंगे? अरे तुझे उसकी रखेल कहेंगे लोग। अपना नहीं तो कम से कम हमारे बारे में तो कुछ सोचा होगा। उसकी बात सुनकर मिष्टी बुरी तरह से रोने लगी थी और उसे रोते हुए देखकर हर्षाली के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर रही थी। अंडस्को वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सत्या के सिर पर पट्टी बांधकर चला गया था और जैसे ही डॉक्टर गया सत्या तुरंत साक्षी का हाथ पकड़कर उसे सीधा अपने रूम में लेकर आया। साक्षी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। सत्या ने एक झटके में उसे छोड़ा और बोला, क्या कहा तूने मिष्टी से? ये बोलते हुए उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। साक्षी मुस्कुरा कर बोली, कल जब उस चंचल ने मुझे तस्वीर दिखाई तो मुझे लगा शायद यूं ही कोई मेरे दिल में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे क्या पता था धुआं तो सच में उठ रहा है। अगर नहीं उठता तो तुम इस तरह आग की तरह भड़कते नहीं। सत्या गुस्से से कांपते हुए बोला, तू भी कमाल है। जब तुझे पता है मैं आग की तरह भड़क रहा हूं तो फिर भी मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रही है, ये जानते हुए भी कि ये आग तुझे स्वाह कर सकती है। साक्षी हंसी और बोली, तो फिर मैं भी कोई चिंगारी नहीं। तुम तो जानते ही हो मुझे, जब मैं तुम्हें हासिल करने के लिए अपनी इज्जत को सरेआम बाजार में उछाल सकती हूँ तो दूसरों की इज्जत उछालने में मुझे क्या ही वक्त लगेगा। मैं सोच रही थी तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं, लेकिन अब पता चला तुम्हारी तो कमजोरी भी है और एक ऐसी नस भी जिसे मैं दबाऊं तो दर्द सीधा तुम्हारे दिल में उठेगा। उसकी बात सुनते हुए सत्या को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगले ही पल उसने साक्षी की गर्दन पकड़ ली और उसे धकेलते हुए पीछे दीवार की तरफ लेकर गया। साक्षी की आंखें बाहर आने को हो गई थी। उसने अपने दोनों हाथ सत्या की बाजू पर रखे और उसे खुद से पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करने लगी, लेकिन सत्या ने उसकी गर्दन को बहुत ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। वो उसके चेहरे पर झुका और बोला, मिष्टी को मेरी कमजोरी समझने की गलती मत कर लेना तू। मिष्टी वो है जिसके लिए मैं खुद को भी बर्बाद कर सकता हूँ और दूसरों को भी। तू बोलती थी ना कि मैं तुझे बीवी का सुख क्यों नहीं देता। तू है ही नहीं उस लायक, लेकिन तुझे पता है बहुत जल्द ही तू मेरी बीवी भी नहीं रहेगी क्योंकि मेरी बीवी मिष्टी बनेगी। आज तूने उसे इस हवेली से निकाला है ना, बहुत जल्द ही वो मेरी बीवी बनकर इस हवेली में आएगी और तू सिर्फ जल कर राख होगी। ये बोलकर उसने एक झटके में साक्षी को छोड़ दिया। साक्षी ने तुरंत अपनी गर्दन पर अपना हाथ रखा और गहरी गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। सत्या गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। साक्षी जोरों से चिल्लाई, वो तेरी बीवी कभी भी नहीं बनेगी। तेरी बीवी सिर्फ और सिर्फ मैं बनूंगी और अगर तू उसे इस हवेली में ले भी आया ना तो एक बात याद रखना सत्या सूर्यवंशी, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी रखेल कहलाएगी, इसके अलावा और कुछ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सत्या ने एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर जड़ दिया। साक्षी सीधा बिस्तर पर जाकर गिरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।